हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू IQ टैब। आज के इस वीडियो में हम 8 जनवरी 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालाइज करने वाले हैं। हमारा मेन एम ये होगा कि आज के न्यूज़पेपर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स एंड जितने भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आए हैं उन्हें हम अपने प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करें। हमारी कोशिश ये होगी कि हम अपने न्यूज़पेपर को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फिनिश कर सके सो दैट हमारा मेन फोकस जो है वो स्टैटिक के रिवीजन पे रहे। जो स्टैटिक पोर्शन है हमारा उसको हम बार बार उसको रिवाइज कर सके, राइट। इसलिए हम अपने न्यूज़पेपर को जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश करेंगे। आज का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आया है। बहुत ही कम ऐसे न्यूज़ आए हैं जो कि आज हमें डिस्कस करने हैं, जो हमें समझने की ज़रूरत है। बाकी सारे जो न्यूज़ आइटम्स हैं वो सब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड है या फिर ऐसे न्यूज़ है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया है। ऑलराइट, सो आज का जो पहला न्यूज़ है उसको हम समझते हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है जम्मू कश्मीर के अंदर लोकल इलेक्शंस के बारे में। तो देखिए, न्यूज़ ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पिछली बार पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस हुए थे वो 2018 के अंदर हुए थे, राइट। 2018 के अंदर हुए थे, लास्ट 2018 के अंदर, और कुछ 2019 के बिगिनिंग में हुए थे। और इन सब का जो टर्म फिनिश हो रहा है वो 9 जनवरी 2024 यानी कि टुमारो, कल इन सब का टर्म फिनिश हो रहा है। मतलब इन सब का कल 5 साल फिनिश हो रहा है। तो नॉर्मली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि अगर कोई भी बॉडी है, अगर वो डिसॉल्व होने वाली है तो उसके डिसॉल्व होने से पहले ही उसका इलेक्शन हो जाना चाहिए, सो दैट नेक्स्ट जो बॉडी है, मतलब कौन नेक्स्ट वो होगा, मतलब नेक्स्ट सेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होंगे, वो ऑलरेडी रेडी रहना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर अभी तक कोई भी इलेक्शंस को अनाउंस नहीं किया गया है। मतलब कि कल इन सब के ही टर्म्स कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन देयर इज नो क्लैरिटी ऑन द नेक्स्ट इलेक्शन। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है कि पहले जम्मू कश्मीर के अंदर हम डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करवाएंगे और उसके बाद ही हम जाकर वहाँ पर इलेक्शन करवाएंगे। तो ऑब्वियसली वो टाइम ले लेगा, ठीक है। इसलिए अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर का जो लोकल बॉडी है उसके अंदर कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगा कल के बाद। ऑलराइट, सो जो डिलिमिटेशन के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है, एग्जैक्टली डिलिमिटेशन क्या होता है? डिलिमिटेशन का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया जाता है। किस चीज़ की बाउंड्री? तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की देखें तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट पे देखें तो जो स्टेट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, और अगर आप लोकल गवर्नमेंट पे देखें तो जो लोकल लेवल की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उन कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो बाउंड्रीज हैं उनको रीड्रॉ किया जाता है बेस्ड ऑन रिसेंट सेंसस। मतलब जो भी उनकी रिसेंट पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन फिगर है, उस पॉपुलेशन फिगर के अकॉर्डिंग उनको वो सारे के सारे डिसीजंस लेने होते हैं, वो सारे के सारे चीज़ें जो हैं वो सब करनी होती है। नो, मेन एम क्या है? एम ये है कि वो इंश्योर करना चाहते हैं कि जब भी मान लो लेट्स से कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है तो ऑब्वियसली वहाँ के जो नंबर ऑफ वोटर्स है वो भी वहाँ पर इंक्रीज हुए हैं, और अगर नंबर ऑफ वोटर्स इंक्रीज हुए हैं तो वहाँ पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, जो उनको रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी यहाँ पर इंक्रीज होने चाहिए, राइट। सो ओवरऑल मतलब जहाँ पर जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबके पास सेम प्रोपोर्शनेट में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, राइट, ठीक है। सो यही मेन एम है डिलिमिटेशन का। नाउ यूनियन गवर्नमेंट के लिए देखें तो लास्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है 1976 में की गई थी, और माना जा रहा है कि जो अगला डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है वो 2026 के बाद किया जाएगा, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार रिवाइज डेफिनेटली कीजिएगा। ऑलराइट, मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ जो है वो ब्रास सिटी से रिलेटेड है। ब्रास का मतलब नाम होता है पीतल। सो पीतल का शहर किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं मुरादाबाद को, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है। नाउ रिसेंटली देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं कि ये पर्टिकुलर जो शहर है ये बहुत ज़्यादा फेमस है अपने ब्रास के हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, ठीक है। ब्रास का हैंडीक्राफ्ट्स इसका इतना फेमस है कि यहाँ से जो ब्रास हैंडीक्राफ्ट्स है वो यूरोप भी भेजे जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका भी सेंड किए जाते हैं। मतलब दूर दूर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इनकी डिमांड है और वहाँ पर इनको एक्सपोर्ट किया जाता है। मुरादाबाद जो है राम गंगा रिवर के ऊपर लोकेटेड है वो, मतलब जो ये पर्टिकुलर रिवर है उनके बैंक्स पे ये पर्टिकुलर जो शहर है ये प्रेजेंट है।
इसके अलावा इस पर्टिकुलर शहर को फाउंड किया गया था 1625 में, 1625 में शहर को बनाया गया था। उस पर्टिकुलर समय में 1625 में मुगल एम्परर हुआ करते थे शाहजहां। शाहजहां का एक बेटा था मुराद। उसी मुराद बेटे के नाम पर ही इस पर्टिकुलर शहर का नाम मुरादाबाद हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए आप कि शाहजहां का बेटा था मुराद, और मुराद के नाम पर ही मुरादाबाद नाम का शहर जो है उसको लाया गया था 1625 के अंदर। ठीक है, अब देखिए, माना जा रहा है कि अभी के समय में जो मुरादाबाद है वहाँ पर जो बेसिकली ब्रास की डिमांड है वो लगातार कम होती जा रही है, बहुत ज़्यादा वो हो गई है, रिड्यूस हो गई है। ठीक है, मतलब माना जा रहा है कि ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो है वो ऑलमोस्ट डाई हो रही है। अब देखिए क्या रीज़न है। ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं होने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम नहीं होता है, काम नहीं होने के कारण यहाँ पर लेबर कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, इसके अलावा जैसा हमने बात की, डिमांड यहाँ पर बहुत रिड्यूस हो गया है, और गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगा रहा है कि इस पर्टिकुलर सिटी को फिर से रिवाइव किया जाए। अब देखिए, एक पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर समझना है आपको। रिसेंटली जो राम मंदिर का उद्घाटन जो होने वाला है 22 ऑफ जनवरी को, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए राम मंदिर की जो बहुत सारी मूर्तियाँ हैं वो मुरादाबाद में बनाई जा रही हैं। ठीक है, और मुरादाबाद के अंदर फिर से एक बार डिमांड बढ़ रही है उन मूर्तियों की जो कि ब्रास के थ्रू बनाई जा रही है। तो हो सकता है, एक उम्मीद है कि राम मंदिर का जो कॉन्स्क्रेशन होगा उस पर्टिकुलर समय में मुरादाबाद का रिवाइवल भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि एक पुश मिले मुरादाबाद को, और फिर से एक बार मुरादाबाद जो है वो मतलब लाइमलाइट में आने की कोशिश करे। ठीक है, फिर से एक बार वापस फोरफ्रंट पे आ पाए। उम्मीद करता हूँ आपको ब्रास सिटी के बारे में प्रॉपर्ली समझ आ गया। नाउ एक यहाँ पर एडिटोरियल आया है हमारा आदित्य L1 के बारे में। आदित्य L1 के बारे में आपको एक चीज़ समझना है कि रिसेंटली 6 ऑफ जनवरी को आदित्य L1 जो हमारा था वो ऑर्बिट में पहुंच गया है, और उसने L1 जो पॉइंट था, L1 पॉइंट, वहाँ पर वो एग्जैक्टली जहाँ पर हम उसको प्लेस करना चाहते थे वहाँ पर जाकर वो प्लेस हो गया है। नाउ इस पर्टिकुलर आदित्य L1 के अंदर टोटल 7 इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, और इसका जो एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम है वो टोटल 5 ईयर्स का है, मतलब 5 साल तक ये काम करेगा आदित्य L1। अब देखिए 2024 में ये पहुंचा है तो 2029 तक ये काम करेगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब देखिए इसके अलावा 7 इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो 7 इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पर देखिए VELC, सूट, सोलेक्स, ठीक है, हिलियोस, एस्पेक्स, पापा, और देखिए यहाँ पर कुछ सेट ऑफ डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स हैं। ये सब मिला करके टोटल 7 इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, और यही सब मिल करके एक साथ आते हैं और यही सब आदित्य L1 को बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ रही है प्रॉपर्ली। इसके अलावा देखिए इनका मेन एम क्या होगा कि ये लोग सन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को स्टडी करने वाले हैं। अब कौन से एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे, तो देखो सबसे पहले तो सन का जो अपर मोस्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर का नाम है कोरोना, उस कोरोना को स्टडी करेंगे। उसके अलावा जो सन का जो सोलर फ्लेयर्स है उसको स्टडी करेंगे। कोरोना का जो मास इजेक्शंस होता है जिससे CME बोला जाता है उनको स्टडी करेंगे। सोलर विंड को स्टडी करेंगे, प्लाज्मा को स्टडी करेंगे, जो सोलर से मतलब सन से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है उसको स्टडी करेंगे प्रॉपर्ली, राइट। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आदित्य L1 करने वाला है। इसके अलावा इसरो ने L1 पॉइंट को ही क्यों चूज किया, बिकॉज L1 एक ऐसा पॉइंट है जो कि काइंड ऑफ बैलेंस्ड पॉइंट है बिटवीन अर्थ एंड सन, जहाँ पर दोनों की ग्रेविटी जो है एक दूसरे को काट देती है, और दोनों की ग्रेविटी ही यहाँ पर एक दूसरे की तरफ खींचती नहीं है। मतलब कि कोई पॉइंट अगर L1 पे प्रेजेंट है, कोई चीज़ अगर L1 पॉइंट पे प्रेजेंट है, तो ना ही वो सन की तरफ खींचा हुआ जाएगा, ना ही वो अर्थ की तरफ खींचा हुआ जाएगा। मतलब अर्थ की ग्रेविटी भी उसको अपनी तरफ नहीं खींच पाएगी और सन की ग्रेविटी भी अपनी तरफ नहीं खींच पाएगी, बिकॉज दोनों की ग्रेविटी जो है वो यहाँ पर आकर के बिल्कुल इक्वल हो जाती है, और दोनों की ग्रेविटी अपने आप में एक दूसरे को काउंटरएक्ट करती है, एक दूसरे को काट देती है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ प्रॉपर्ली समझ आ गया। अब देखो, अब अगर वो एक पर्टिकुलर जगह पे रह सकता है और ऑब्वियसली उसको ग्रेविटी से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, अगर वो आदित्य L1 जो है वो सन और अर्थ दोनों की ग्रेविटी को झेल पा रहा है, तो ऑब्वियसली उसका जो फ्यूल का यूसेज है वो भी बहुत रिड्यूस हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आदित्य L1 के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। इसके अलावा
एक इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल आया था, आर्टिकल के अंदर सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई थी जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन। सो स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन क्या होता है? देखिए, जब भी कोई लीगल क्लेम होता है, मतलब जब भी कोई लीगल चीज़ है और उसको आपको सॉल्व करना है, अब देखो बहुत सारे तरीके हैं उसको सॉल्व करने के। पहले आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आप हाई कोर्ट में जाइए, राइट। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जा सकते हैं, आप ऐसी जगह जाकर वहाँ पर अपील कर सकते हैं, आप ट्राइब्यूनल्स वगैरह में जा सकते हैं। इसके अलावा एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म होता है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। नाउ इन सब के अलावा एक और तरीका होता है, उसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन। नाउ स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन का मतलब होता है कि बेसिकली देखो, ये एक कोलैबोरेटिव और एक सॉल्यूशन ड्रिवन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टेक्निक है। मतलब डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का एक टेक्निक है, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है कि जो दोनों ही पार्टीज हैं, दोनों ही डिफॉल्टिंग पार्टी जो है, मान लो एक पार्टी ये है, एक पार्टी ये है, दोनों ही पार्टी जो है, दोनों क्या करती है, एक नेगोशिएशन टेबल पे बैठती है, मतलब साथ में बैठती है दोनों और बातचीत करती है कि किस तरीके से अगर हमने कुछ सही काम किया, मतलब दोनों ही डिसाइड करती है कि क्या क्या करना होगा, क्या क्या नहीं करना होगा, और अगर हमने ये सब चीज़ें की तो कैसे ये सब चीज़ें सोशल वेलफेयर की तरफ काम करेगी, ठीक है। मतलब ये चीज़ जो है, स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन जो है, वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। ये लार्जली जो लीगल क्लेम्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े क्लेम्स होते हैं, जो सोशल वेलफेयर के क्लेम्स होते हैं, वहाँ पर इनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये एक ऐसा कोलैबोरेटिव तरीका है जिससे कि लीगल क्लेम्स को आसानी से मतलब रिजॉल्व किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ प्रॉपर्ली समझ आ गई, ठीक है। सो ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उन डाउट को कमेंट बॉक्सेस के अंदर डाल दीजिएगा, मैं उनको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।